गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। आज की चर्चा को हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। अब तुम ही बताओ दोस्तों, क्योंकि जर्नी बहुत ज़रूरी है। चीज़ों की स्ट्रेटेजी के साथ, प्री प्लान के साथ अपनी जर्नी को रेडी करना, जर्नी के साथ तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं होती है, आप दिन प्रतिदिन अपनी जर्नी के बीच में डिमोटिवेट होते रहेंगे। आपके सपने जो हैं, एक प्रकार से कहा जाए, उनके बीच में बहुत सारी ऐसी दुविधाएं आती रहेंगी जो आपको कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे, राइट? तो अगर मैं ऑडिबल, विजिबल, क्लियर हूँ तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। आज हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करेंगे और जानेंगे कि आपको किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी को 2024 के लिए, 2025 के लिए रेडी करना चाहिए, और क्या आधार अगर आप तैयारी करें जिससे कि आपकी जो मंजिल है उसकी जो बीच का गैप है वो कम हो जाए, राइट? तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें। तो आइएगा, जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम ऑडिबल, विजिबल, क्लियरली? ऑल राइट, ऑल ओके। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए कि सर आज हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में हार चुके हैं, अपने सपने से हार चुके हैं, अपने पढ़ने से हार चुके हैं, रिसोर्स से हार चुके हैं, आप गरीब हैं, असहाय हैं, वंचित हैं। आज सबके लिए मैं आपके सामने स्ट्रेटेजी बताता हूं कि आपको अगर अपने सपने को पाना है तो क्यों जरूरी है एक प्रकार से अपनी सही स्ट्रेटेजी का होना, राइट? तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली। लेट्स स्टार्ट करें आज की जर्नी को। एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा, और क्लैपिंग करके ध्यान रखना अपनी जर्नी को हम लोग करते हैं स्टार्ट, राइट? तो आज हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारी बातें आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने आज की क्लास का मैं ओवरव्यू दे दूं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्या आज इस तरीके से हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले चुनौती बन जा रही है कि हमें जानना क्या है। एक प्रकार से जब भी कोई किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए जरूरी होता है उसका स्ट्रक्चर पता होना। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी जो तैयारी है उसमें मूलभूत किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आपके आसपास अगर अस्त्र नहीं होंगे तो आप युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं युद्ध है। और युद्ध एक बार में नहीं होना, प्री में अलग होना है, मेंस में अलग होना है, इंटरव्यू में अलग होना है। इवन कुछ लोग तो मेडिकल से निकल जाते हैं, तो वहां भी एक युद्ध निकल के यहाँ से आ जाएगा, राइट? तो यहाँ हम सीखेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे सिलेबस क्या होता है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और सिलेबस पे कमांड करना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यदि आपको सिलेबस के आधार पर स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो आपने कर रखी है तो साहब मान के चलें आपकी जो नाव है वो हिलोरे लेना स्टार्टिंग कर देगी, कभी कभी चलेगी, कभी रुकेगी। तो ये क्या है, आपका प्री प्लान सेट नहीं है। एंड आफ्टर दैट हम लोग जानकारी करेंगे, जानेंगे कि जो हमारे पास जो एक रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स क्या होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मुझे लक्ष्मीकांत को पढ़ने से काम चल जाएगा। भाई लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, पॉलिटिक किताब तो नहीं है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वेटेज देखा जाए तो प्रीलिम से 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मेंस में भी 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। बाकी जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, बाकी जो यहाँ पे कहा जाए ये जो क्वेश्चन है ये देखने के लिए मिलेंगे, उनको कहाँ से तुम रेडी करोगे, है ना? नहीं है ना। इसलिए मुझे जरूरी है कि 1 बाय 1 करके जीएस फर्स्ट के लिए, जीएस 2 के लिए, जीएस 3 के लिए, जीएस 4 के लिए इंडिविजुअल सेक्शन के साथ हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। फिर आज हम लोग जानेंगे कि यदि आपका 2024 का प्लान है आपका, तो 2024 के लिए अब तुम्हें पर डे कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप स्कूल लाइफ जीवन यापन करते हैं, एंड ऑफ ईयर है, अगले साल 2024 में एग्जाम देंगे, या आप बिल्कुल डेडिकेट होकर तैयारी करते हैं, यानी आईएएस की ही तैयारी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वो कितने घंटे पढ़े। कुछ ऐसे विद्यार्थी कर रहे होंगे जो पीजी वगैरह कर रहे होंगे, या किसी कहीं ना कहीं आपस में डिप्लोमा वगैरह में लिप्त होंगे, वो कितने घंटे तैयारी करें। ये सारी बातें हम लोग यहाँ करने का प्रयास करेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि 2024 के लिए अब आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि अब आपके पास जो बचा हुआ समय है, मात्र 10 महीने भी नहीं बचे हैं, 9 महीने बचे हुए हैं, और 9 महीने की तैयारी में आप अपने आप को कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक प्रकार से कह सकते हैं अभी से जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे कभी 1-2-4 महीने बाद सोचेंगे कि आईएएस देना 2024-25 का हमको। कुछ ऐसे होंगे जो 1-2 साल से पहले से कर चुके होंगे। कुछ ऐसे होंगे कि हार के बैठ चुके हैं, चलो एक बार ट्राई कर लें, क्या पता किस्मत साथ दे दे। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पहली बार इसमें अटेम्प्ट हो रहे होंगे। उन जो पहली बार हो रहे होंगे उनके अंदर डर ज्यादा होगा, जो कई बार हो चुके होंगे उनके अंदर क्या होगा, वो तो खिले खिलाए होंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा, कह देंगे इस बार भी नहीं हुआ। लेकिन जो पहली बार वाले होंगे उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी आ जाएंगी। तो आप किस श्रेणी में आते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। आज की जर्नी को हम लोग करते हैं स्टार्ट। एक बार दिल से कमेंट कर दें, सेशन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम अपनी जर्नी को आज स्टार्ट कर सकें। राइट, तैयार हैं? यस और नो, यस और नो। देखिएगा, एनर्जी रखिएगा। आप कितने एनर्जेटिक हैं आज की क्लास के लिए। मैं भी खुद आज एनर्जेटिक इसलिए हूं कि आपको बता सकूं कि सही स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, राइट?
क्लियर? कमेंट करिए, जब आके कमेंट करिए। तैयार हैं आज की जर्नी के लिए? यस और नो? ओके। देखिएगा, अगर मैं कहूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा। मैं आपसे 3 पॉइंट बोल रहा हूं कि यदि आप ईमानदारी के साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, होनेस्टी के साथ, तो ये मान के चलें आप सबसे पहले सफल व्यक्ति बन जाएंगे। सफलता के मानक अलग हो सकते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति के मानक हर किसी निगाहों में अलग होता है। अगर मैं बोलूं कि देखिएगा, समझने का प्रयास करें, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो भाई साहब जो आप दुनिया में चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रतिष्ठा मिल जाए, सुविधा मिल जाए सर्विस की, समाज की, हम 60 साल तक जीवन यापन कर सकें, या जो सुविधाएं के साथ अधिकार हैं वो मिल जाएं, या अवसर मिल जाएं समाज में कुछ काम करने के लिए, जो हर व्यक्ति चाहता है वो यहाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर सिलेक्शन हो गया। सौभाग्य से यदि आपने तैयारी किया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ अन्य ऐसी क्रियाएं होगी जहां पे आप असफलता का मुंह देखना पड़ा आपको, तो सेकंड सिचुएशन ये निकल के आती है कि आप सेकंड स्ट्रक्चर में, या कह सकते हैं सेकंड पायदान पर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आके गिर पड़ोगे। यानी चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम के अलावा स्टेट एग्जाम हो या किसी स्तर के जितने भी एग्जाम हो, वहां पे आप अपने कहीं ना पायदान पर अपने आप को स्टैंड कर लोगे। उसके बाद भी अगर मान लीजिएगा यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, तो आप ये मान के चलें कि तीसरी स्ट्रक्चर ये निकल के आता है कि आप एक मानव बन के निकलोगे इस जर्नी में से। ये वो कोल्हू है, जब यहाँ आदमी जिस तरह गन्ने को पेला जाता है तो वहां पे रस निकलता है, और रस को फिर उसके बाद क्या करते हैं, गन्ने को घुमा के पेलते हैं, उसके बाद उसमें नींबू फंसा के फेलते हैं। ऐसे यूपीएससी क्या एक जर्नी है कि यहाँ पे विद्यार्थी को ध्यान रखना, पहले हंसा के खिलाता है कि आइएगा हम तुम आईएएस बनाएंगे। उसके बाद जब इतना सारा बोझ देखता है, सब्जेक्ट देखता है, सिलेबस देखता है, तो उसकी दिमाग की जो बत्ती है वो यहाँ से गुल हो जाती है, साहब हमारे दिमाग में बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। क्यों? उसके सपने में अगर ताकत है तो बार बार वो हारेगा, फिर लड़ेगा, फिर हारेगा, फिर लड़ेगा, यानी यहाँ से मानव बन जाएगा। आपके अंदर देखा जाए तो अगर आपके अंदर, मानव के अंदर क्या होना चाहिए कि उसे मानवीय ज्ञान हो। मानवीय ज्ञान का मतलब उसे सामाजिक ज्ञान हो, या मेहनत करने की आदत पड़ जाए, उसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर, इतिहास, भूगोल जितनी भी है वो चीज़ इतनी जान जाता है कि एक समाज में जीवन जीने के तरीके वो जान जाता है। और ये भी जान जाएगा कि इकोनॉमिकल में पढ़ रहा है, बजट को जान रहा है, सर्वे जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, तो भाई आय के स्रोत भी जान जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो ये मान के चले कि हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में अगर कोई व्यक्ति अच्छे से तैयारी कर रहा है तो मान के चले सफलता मिले या ना मिले, ध्यान रखिएगा कोई भी कोशिश नाकाम नहीं जाती, कोई भी कोशिश नाकाम नहीं जाती। मंजिल मिले या ना मिले, फासले जरूर घट जाते हैं, किसी जिंदगी के फासले घट जाते हैं। तो आइएगा अपनी जर्नी को हम लोग करते हैं स्टार्ट, और जानते हैं कि क्या इसका सिलेबस होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले ये जानने का प्रयास करते हैं, और फिर तुमसे बहुत सारी बातें आज हम लोग शेयर करेंगे कि तुम्हारे 2024 की रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस बहुत जरूरी है। सिलेबस का मतलब एग्जाम के पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा, और पैटर्न को समझने के साथ साथ सिलेबस को भी समझना पड़ेगा। सपोज कर लीजिएगा आप, अगर हम प्रीलिम्स को फोकस करें तो प्रीलिम्स की तैयारी में आप जानते हैं 2 पेपर होते हैं। अब यहाँ पे अगर जीएस फर्स्ट पेपर को देखा जाए, जीएस सेकंड पेपर को देखा जाए, तो ये वो पेपर हैं जो सिर्फ आपको यहाँ पर एक आपसे यूपीएससी ये चेक कर रहा है कि आप एलिजिबल हैं यूपीएससी के पात्र के लायक नहीं है। यानी आप ये प्रकार से जानने का प्रयास करिएगा कि यहाँ सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर हैं, भले से यहाँ मेरिट लगती है, लेकिन यहाँ आपसे वो छठवीं एग्जाम है जहाँ से आपसे मुख्यतः ये पूछ रहा है कि 100 क्वेश्चनों में आप बताओ कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। अब पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग मेंस की बात करेंगे, फिर इंटरव्यू की बात करेंगे, फिर किताबों की बात करेंगे, फिर घंटों की बात करेंगे, रिसोर्स की बात करेंगे। सारी बातें आज हम खत्म करने वाले हैं। तो आइएगा पहले प्रीलिम्स की चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या इसका सिलेबस है, क्यों जरूरी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, इसके लिए जरूरी है, वाई इंपोर्टेंट क्यों हो चुका है प्रीलिम्स के पीछे सबको लगाना। तो प्रीलिम्स की चर्चा करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखिएगा, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कहते हैं ना, जहां डाटा आपके सामने हो तो फिर आपके सामने फिर बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। 2016 में कैंडिडेट 11,36,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। देखो समझना, बड़ा मजा आ जाएगा, बहुत ओरली बता रहा हूं आपको मैं। अगर आप सपना पाला है और सपने में अगर ताकत है और तुम कंटेंट के साथ, रिसर्च के साथ, रिसोर्स के साथ, स्टडी के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे हो, सपना सपना बन के रह जाएगा, तुम्हारे सपना को कोई और सपना ले जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 11,36,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। भाई साहब कितना खतरनाक डाटा है। और यहां प्रीलिम्स में सिर्फ 5 लाख बच्चे गए, यानी 6,36,000 तो चौखट पे नहीं पहुंचे पर एग्जाम देने के लिए। 6,36,000 बच्चे वो हैं जो फॉर्म भर के ही हिम्मत हार गए।
उसके बाद मेंस में जो जाते हैं तो 15,452 बच्चे यहाँ मेंस के लिए पार्टिसिपेट होते हैं। क्वालिफाई नहीं किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। हो सकता है कि यहाँ 20-30% के तुक्के से पास हो गया हो, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी नसीब जब जोर मारता है तो आसमान में छेद कर देता है, देखिएगा। तो यहीं से हम कह सकते हैं इंटरव्यू के लिए बच्चे पास हुए 2961, यानी ये वो बच्चे थे जो रियल में यूपीएससी के लिए लायक थे, देखिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब 11 लाख में से 2900 बच्चे मात्र, यानी 3000 बच्चों का एवरेज निकालें, अगर 11 लाख का 10% भी निकालोगे तो आप ये 1% भी निकालोगे तो 11,000 हो रहा है, देखिएगा। 11 लाख का 1% 11,000, लेकिन यहाँ 3,000, इसका मतलब आप कह रहे हैं 0.033% बच्चे यहाँ इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं, देखिएगा। साहब बड़ा खतरनाक एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये सपनों का एग्जाम नहीं है, मोटिवेशनल का एग्जाम नहीं है कि ये खा के पढ़ लो, ये पी के पढ़ लो। ऐसे दुनिया अगर खा पी के पढ़ती फिर तो आदमी उसे खा के आईएएस बन जाता। कि ये नोट्स से पढ़ लो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब। ये किताब से पढ़ लो, दुनिया का हर एस्पिरेंट लक्ष्मीकांत पढ़ता है, दुनिया का हर आदमी एनसीईआरटी पढ़ता है, लेकिन आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाता। किसकी वजह क्या है, ये तुम्हें जानना पड़ेगा। आज मैं दिखाऊंगा डाटा आपके सामने। तो यहाँ देखो, यहाँ सिलेक्शन कितने का हुआ, 1099 का। साहब 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 11 लाख में से 1099, 0.01%, 0.091%। कहां चले गए सब, कहां गए सब, खल्लास कर दिए। 2017 का डाटा है, अप्रोक्स लगभग 10 लाख बच्चे बैठे, 4,56,000 बच्चे यहां पार्टिसिपेट किए प्रीलिम्स में, मेंस 13,000 बच्चों ने यहां पे मेंस में चले गए, इंटरव्यू मात्र 2500 बच्चे पास हुए, 1,000 सिलेक्शन हुआ, 980 वैकेंसी थी। ध्यान रखना, हम ये कह सकते हैं। आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी, साहब ये एग्जाम थोड़ी है, ये तो पता नहीं पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है भाई। लेकिन इससे इजी एग्जाम कोई नहीं मान के चले। क्यों भाई, खतरनाक स्थिति ये है कि इसमें ये जो एस्पिरेंट हैं, इसमें मान के चले लगभग 50,000 के आसपास ही बच्चे वो हैं जो रियल तैयारी करते हैं, बाकी तो सब रील को देखकर तैयारी करते हैं। अरे साहब क्या बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। यहां से कैंडिडेट 2018 में देखेंगे तो 11 लाख बच्चे बैठे। डाटा ये आपके सामने मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप यकीन कर सको कि भाई सपनों में ताकत है, लेकिन रिसोर्स में ताकत नहीं है, स्ट्रेटेजी में ताकत नहीं है, आपका मेंटर अच्छा नहीं है, कोई भी ले जाएगा आपको दबा के, देखिएगा। पहचानना अपने आप को, तुम बने हो आईएएस के लिए नहीं बने हो, बहुत जरूरी चीज होती है। आइएगा आगे चलते हैं, समझते हैं पूरी कहानी को। पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस के सापेक्ष में, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मेंस की भी बात करूंगा आपसे, आपके दिमाग में मजा आएगा। अगर क्लैपिंग कर दीजिएगा, अगर इंटरेस्ट आ रहा तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा, सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा एक बार, राइट। तो ये डर को दूर करने के लिए आपको सबसे जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, नहीं तो ध्यान रखना आपको कोई भी जब डूबेंगे आप तो कोई बचा नहीं पाएगा। देखिएगा, ये आपके सामने प्रीलिम्स का सिलेबस है और ये इसका सिलेबस है। आइए पूरी कहानी को वन बाय वन कर समझते हैं। यानी 7 पॉइंटों में प्रीलिम्स का सिलेबस आपके सामने डिफाइन कर रखा है। मैंने इसका वन बाई वन करके, जैसे पॉलिटी की मैंने चर्चा करी है अभी हाल ही में, इकोनॉमी की चर्चा कर चुकी है, इंडिविजुअल चर्चा कर रहा हूं कि कहां से कितने कितने प्रश्न आते हैं। और ये जरूरी है कि इस सिलेबस के आधार पर स्ट्रेटेजी को जानना कि साहब कहां से कितना आता है। कहीं ऐसा तो नहीं हम हिस्ट्री को पूरी पढ़े जा रहे हैं लेकिन हिस्ट्री से 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको नहीं भी करोगे तो यूपीएससी ये कह रहा है साहब तुमको 50 क्वेश्चन सही करने हैं, तुमको पापा मम्मी का नाम बड़ा नहीं करना है कि भाई इसका नाम करके हम हिस्ट्री करके आए इसलिए हमारा नाम बड़ा हो गया। तो हमारे सिलेबस के आधार पर तैयारी को देखा जाए, ये जीएस 2 का सिलेबस है, ये बेसिक बातें हैं, लेकिन जानते हैं कि साहब इसका स्टैंडर्ड कहां पे कितना कितना देखिएगा। क्यों जरूरी है इस चीज को मैप को लेके आपके सामने आना कि भाई जान सको कि तुम्हें तैयारी करनी कहां है। देखिएगा, एग्जाम तैयारी का 2 स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है एग्जाम बेस, एक होता है सिलेबस बेस। देखिएगा, आइएगा इस जर्नी को हम लोग लेके चलते हैं, आपको मजा आ जाएगा। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन 2021 में देखने को मिले, यहाँ पे कितने हैं, 27 क्वेश्चन देखने को मिले। देखो यहाँ कितने 18 क्वेश्चन देखने को मिले, यहाँ 22 क्वेश्चन देखने को मिले, यहाँ 14 क्वेश्चन देखने को मिले, ये 15 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी आप अपने दिमाग में फिल्म बना पा रहे होगे कि यहाँ पर करंट अफेयर का जो वेटेज है लगातार कैसे देख लीजिएगा। तो यानी हम आपके सामने एक पॉइंट से ही समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर हिस्ट्री को तुम देख पा रहे हो कि हिस्ट्री का वेटेज अगर देखा जाए 20 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, ये ईयर वाइज दे रखे हैं। ये आंकड़े जब तक तुम्हारे आंखों के सामने नहीं आएंगे और तुमको ये फील नहीं होगा कि प्रश्न कहां से कितने कितने आते हैं, तो साहब तुम एक प्रकार से रील का हिस्सा बनकर रियल की दुनिया से अलग चले जाओगे और ये खतरनाक स्थिति निकल के आपसे आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं सर हमें तैयारी कैसे करनी है। मैं अभी तो तुमको आंकड़े दिखा रहा हूं। अगर 2000 यहां पे 22 की मेरिट को देखा जाए, साहब ये कह रहा है 88 नंबर ले आओ बस आप।
मतलब 44% 45% सही कर लो 100 में से, तुमको क्वालिफाई कर दूंगा। और यूपीएससी एक ऐसा समुद्र है, किसी भी विद्यार्थी को 50% से ऊपर आने नहीं देता, क्योंकि उसकी साख का मुद्दा आ जाएगा साहब कि यूपीएससी का प्रश्न पत्र है, उसने 60-70% सही करके आ गया। जो इस बार सिलेक्शन हो चुका है, अगर उसे लग रहा है घमंड अपने ऊपर हो चुका है, 2024 के एग्जाम में जाके बैठ के देख लेना, रखना प्रीलिम्स क्वालिफाई बहुत लोगों से नहीं होगा। चाहे रवि सियाग के भी तुम देख लीजिए, उसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था एक बार। इसकी वजह क्या है? ये ट्रेंड चेंज करता है, उस ट्रेंड के आधार पर ध्यान रखना, तुम चेंज अपने आप को नहीं कर पाओगे। 2021 में 87 नंबर पे थी, 2020 में 92 नंबर पे थी, ये 98 नंबर पे थी, 98 नंबर पे। यानी आप अगर लास्ट के 4-5 साल को एवरेज निकाल के देख लीजिएगा तो मेरिट सब हम तक कितनी रहनी है? आप बोलेंगे सर 100 नंबर से नीचे रहनी है हमेशा, कितना ही कुछ कर लो दिखेगा। यानी अब तुम्हें 100 क्वेश्चनों में से अब क्या करना है? लगभग 60+ क्वेश्चन करने की क्या करनी है? कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग होना है। यानी आपको 50 क्वेश्चन सही करके आने, 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम 100 के 100 टिक करिए आओ, ये 80 के 80 टिक करिए आओ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड निकल के आता है। लेकिन साहब बड़ा मुश्किल काम है, पहले पायदान पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, सेकंड पायदान पर जो चढ़ जाता है वो इजीली उसकी एक महत्वाकांक्षा, कुछ अपेक्षाएं, कुछ मोटिवेशनल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही जाता है। लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई ना कर पाना और तैयारी करना यूपीएससी का सब थोड़ा कलंक है जीवन में। भाई तुमने तैयारी भी करी यूपीएससी की 4-5 साल 1-2 साल और तुमने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया, साहब डूब मरो, काहे तैयारी किए थे फिर? समझो, इमेजिंग करिएगा, बदनामी का दाग तुम्हारे दामन पे लगेगा, कैसे अपने बच्चों के मुंह को दिखाओगे तुम? साहब तैयारी किए थे आईएएस का ना, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ पापा मम्मी तुम्हारा? नहीं हुआ साला, हमारा हो ही नहीं पाया, नसीब खराब था। फिर बच्चे तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, कैसे? ओहो इनका नहीं हो, देखो हम करेंगे अब। तो ये एक स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ज्योग्राफी का वेटेज देखा जाए तो यहाँ 17%, 2023 के आंकड़े देख लीजिएगा। इन्वायरमेंटल 17%, पॉलिटी 16%, इकोनॉमी 15%। तो ये 2023 के मैं आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूं कि साहब इसके आधार पर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो नाव डूबेगी, उस नाव में कोई मझधार में बचाने के लिए तुम्हारे घर मेंबर का व्यक्ति भी कोई नहीं आएगा, चैलेंज कर रहा हूं। क्योंकि वो दूर से देखेंगे और तुम उसे नजदीक से देखोगे। उस 2 घंटे के एग्जाम हॉल में जब प्रीलिम्स में बैठते हो तो ना नानी याद आती, ना फूफा याद आता, ना मामा याद आता, ना मम्मी, ना ताई, ना ताऊ, ना कोई याद नहीं आता है। वहां वो 100 प्रश्न जो दिखाई देते हैं वो सबको याद दिला देते हैं। इसलिए जरूरी है बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, नहीं तो ध्यान रखना अपनी कहानी को तुम डुबा बैठोगे। तो आइएगा 1 बाय 1 करके अपनी स्ट्रेटेजी को लेके चलते हैं कि अब हमें प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कैसी कैसी तैयारी को सापेक्ष में रिसोर्स इकट्ठे करने हैं। आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेटेजी क्या हो, रिसोर्स क्या हो। आइए हम बात करते हैं रिसोर्स के बारे में। एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा सर। आज आइएगा हम पूरी जर्नी को लेकर चलते हैं। एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर मजा आ रहा है मेरी बातों में तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा, एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। हम प्रीलिम्स की किताबों के बारे में, मेंस की किताबों के बारे में, सबके बारे में इंटरलिंक करके कहानी को पढ़ेंगे, फिर आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। क्लैपिंग कर दीजिए, एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। थैंक यू। 300 प्लस हो चुके हैं, कोशिश करते हैं 350 क्रॉस करने की। देखिए आज अगर आप में दम है तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, 350 के आसपास हम लोग चले जाएं आज लाइव, राइट? तो चले, सबसे पहली नीड क्या देखो, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाना है तो साहब मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 4 से लेकर 5 पिलर सेट करने पड़ेंगे। जिंदगी में सेटिंग बहुत जरूरी है, चाहे किताबों से हो चाहे इंसानों से हो। देखिएगा इंसानों से होगी तो सेटिंग के माध्यम से अपना काम निकाल पाओगे, और अगर किताबों से होगी तो इंसानों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। अब ये पिलर कौन कौन से होंगे? कोई इंसान ये कह रहा है कि साहब मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको सारे विषयों पर पकड़ बनानी है, इससे बड़ा महामूर्ख इस संसार में पैदा नहीं हुआ। देख लीजिएगा, इसका मतलब आपको कम से कम 4 पिलर सेट करो, 4 से ऊपर सेट नहीं करना है। अगर हम प्रीलिम्स के सापेक्ष में जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और क्या है, करंट अफेयर, इन्वायरमेंटल, यही तो सब्जेक्ट है 7 जिसमें सिलेबस दिया गया है, जिसके सापेक्ष में बात की गई है। कोई विद्वान ये कह रहा है साहब मैं तो सब कुछ पढ़ के जाऊंगा, समझ लीजिएगा इससे बड़ा या तो वो झूठ बोल रहा है या उसको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है। अब यही से अगर आपके पास 4 पिलर क्या होते हैं, वो बेसिक स्ट्रेंथ, जहां पर पूरी इकोनॉमी, पूरी जीएस खड़ी होती है, जिसका नाम है पहला इकोनॉमी, फिर क्या है पॉलिटी,
फिर क्या है ज्योग्राफी, फिर क्या है हिस्ट्री। ये 4 पिलर, अगर बेसिक पिलर तुम प्रीलिम्स के लिए रेडी नहीं कर पाओगे तो मान के चलें आपकी नाव जो है हिलोरे लेने स्टार्टिंग अभी से कर देगी, और दिसंबर आते आते आपके सपनों की जो ताकत है वो ढीली पड़ जाएगी। मम्मी से कहोगे रात को सोते समय नींद बड़ी आती है और सपने में हमसे ध्यान रखना हम मर गए थे, सुबह सुबह सपना आया था हमारे चोट लग गई थी, फिर दिन में बुखार आ जाएगा, शाम को डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा आराम कर लो, टेंशन में लो लड़की। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, अब ये 4 पिलर, इकोनॉमी को रेडी कहां से करना है, स्टैटिक पार्ट रेडी करना है। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये सोच लेते हैं कि साहब इसे करंट से रेडी कर लेंगे, इसमें बजट पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे। लेकिन आज की जो इकोनॉमी है वो इसे कह सकते हैं कि इकोनॉमी इकोनॉमी नहीं रही, आज की इकोनॉमी कहा जाए तो डायनेमिक इकोनॉमी आ रही है। और डायनेमिक इकोनॉमी के लिए आपको यहां कह सकते हैं, यदि यहां से लगभग 15 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं तो आपकी अनुभूति होनी चाहिए कि लगभग 10 प्रश्न यहां से हम टैकल कर पाए जो सही हो सके। पॉलिटी में लगभग 16-17 प्रश्न होते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सदाबहार विषय है, अगर पॉलिटी के प्रश्न किसी के सही नहीं हो पा रहे हैं तो मान के चलो कि उसे आईएएस बनने का ख्वाब जो है छोड़ देना चाहिए। इसकी वजह, पॉलिटी एक ऐसा विषय है, आर्टिकल 370 जो लिख दिया गया, आर्टिकल नंबर यहाँ 14 में क्या हो लिख दिया गया, यानी सदाबहार विषय जहां पर अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं वो पॉलिटी है। देखिएगा, क्योंकि वो एक प्रकार से कह सकते हैं हर व्यक्ति अपने आसपास के दायरे में देखने का प्रयास करता है कि ये विधायक साहब जा रहे हैं, ये यहाँ पे एमडीएम साहब जा रहे हैं। इससे क्या चलता है कि हम पॉलिटी को प्रश्नों की भूमिका में मान के चलें, लगभग 16-17 प्रश्न जो आते हैं यहाँ 12-13 प्रश्न करने की भूमिका में आप होने चाहिए सही वाले। फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे, इस बार ज्योग्राफी के लगभग 32 प्रश्न देखने को मिले हैं। इस 32 प्रश्नों में इन्वायरमेंटल भी इन्वॉल्व था, लेकिन सामान्यतः अगर ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखा जाए तो ये मान के चले कि 15-16 प्रश्न यहाँ भी बिल्कुल एक्यूरेट ज्योग्राफी से आते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में कहाँ से आते हैं साहब, यही तो नौटंकी है यूपीएससी एग्जाम की। वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं, या इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी से आते हैं, यही तो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें क्या करना है, इन 4 पिलरों के आधार पर ऐसे 20% सिलेबस को मार्क करना है जहां से हमें 80% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साहब क्या कह दिया, खतरनाक पॉइंट बोल दिया। यानी ये जो स्ट्रेटजी है आपकी 20-80 की होनी चाहिए। ऐसे कौन से विषय जो यहां पर 80% प्रश्न लेके बैठे हैं एवरी ईयर। जैसे अगर आप कहां जाओगे, पॉलिटी में जाओगे तो क्या है, पॉलिटी के सिर्फ 20 ऐसे टॉपिक हैं, 20 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर ये कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष जो है 80% प्रश्न आते हैं। साहब ऐसे कौन कौन से विषय, मैं टिप पे बता दूंगा। राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, राष्ट्रपति है, यहां से कहा जाए लेजिस्लेचर, यहाँ की स्टेट की लेजिस्लेचर है, मैं टिप पे बता दूंगा भाई साहब ऐसे ही। इसका क्यों? क्योंकि तुमने, अगर तुम्हारा सिलेबस क्लियर नहीं है, तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो तुम्हारी स्ट्रेटजी भी क्लियर नहीं हो दिखेगा। क्लियर है? तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ऐसे सिलेबस को प्लर को हमें ज्योग्राफी के सापेक्ष में, पॉलिटी के सापेक्ष में, इकोनॉमी के सापेक्ष में रेडी करना पड़ेगा। मैं आपको यहां पे लगभग 400 से 500 टॉपिकों की लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जहां पर 20% सिलेबस से 80% प्रश्न आते हैं, और मैं दिखाऊंगा इस तरीके से, बेटा देखो यहां से प्रश्न आते हैं, देखिए आई दिमाग में। तो आइएगा हम अपनी जर्नी को लेके चलते हैं। अगर प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट देखना है तो साहब किसी भी तैयारी करने के लिए 3 ढांचे चाहिए, एक तो बेसिक, और एक बोला जाए यहाँ पे बोला जाए एडवांस, और एक बोला जाए तो यहाँ से रिवीजन। यानी हम ये कह सकते हैं कि साहब बेसिक्स के बिना एडवांस रेडी नहीं होगा, और एडवांस के बिना यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साहब तुमको बेसिक रेडी करना है। फिर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, क्लास नंबर 6 से एनसीईआरटी खरीद के लेके आएंगे और पढ़ना स्टार्टिंग कर देंगे। जैसे गीता को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, सीता को पढ़ते हैं, या बाइबल को, कुरान को पढ़ते हैं। साहब क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी से क्या तुम ले पाओगे, बहुत जरूरी है। लेकिन तुम अगर यूपीएससी की तैयारी कर पा रहे हो, क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये मान के चले कि 2024 का जो ख्वाब आपने सोच रखा है देखने का, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, थोड़ा सा वो अधूरा है अभी। यानी तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि उस एग्जाम से हम कैसे, हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं, इसी एग्जाम से कैसे हम चीजों को सीख सकते हैं। तुम्हारे पास ये एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके जरूरी हैं, तुम्हारे पास एनसीईआरटी का मेंटर जरूरी है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी के बहुत सारे नोट्स बनाएंगे लोग। भाई नोट्स का विषय है ही नहीं यहाँ पे एनसीईआरटी का, नोट्स तो तुम्हें टॉपिक के बनाने हैं, नोट्स एनसीईआरटी के नहीं बनाने होते हैं। क्लियर? तो यहां से अगर आप प्रीलिम्स में बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हिस्ट्री की इसकी बात करें तो ये आपके सामने बेसिक के लिए क्लास नंबर 11 की क्लास की एनसीईआरटी एंशिएंट और मिडाइवल की लेनी है, और क्लास नंबर 12 की एनसीईआरटी मॉडर्न की लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे फाइन आर्ट की, आर्ट एंड कल्चर क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। यानी आप कह सकते हैं क्लास नंबर 11 और 12 की एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 9 उनको रख दो उठा के अपनी ताक में, संदूक में,
कि बाद में बात करेंगे जब हम लोग, हमारे पास टाइम होगा, अब टाइम नहीं है आपके पास, 2024 जो दे रहे हैं। रही बात, अगर हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी देखेंगे तो क्लास नंबर 10th की लेनी है, यहाँ पे 6 से लेकर 10th की लेनी है ओल्ड वाली, और क्लास नंबर 11 12th लेनी है न्यू वाली। भाई क्यों लिखा है मैंने ये इसलिए लिखा है आपको कि आप समझ पाओ कि ओल्ड में जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारे थ्योरीज वगैरह, जो सिद्धांत वगैरह हैं, वो सेम है, इसलिए यहाँ ओल्ड पढ़ेंगे। न्यू में अगर क्लास नंबर 11th में जाओगे तो वहाँ बेसिक आधार बोल रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस भी लेना है, और जो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे हैं वो जीसी लियोन को फॉलो कर सकते हैं। बाकी जिसको जीसी लियोन नहीं पढ़नी है तो बाकी ऑथेंटिक किताब प्रीलिम्स के लिए पढ़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। कभी ये सोच लो कि बड़वाल पढ़कर या माजिस्ट्रेट पढ़कर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, थोड़ा सवरिएगा, सहजिएगा। 1000 पे जो किताब को इतने लिए क्यों पढ़ा जाए हम लोगों के लिए। क्लियर आई बात दिमाग में? तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के ये लिए, पॉलिटी के लिए सिर्फ 2 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास नंबर 11th की, क्लास नंबर 12th की। इसके अलावा बाकी एनसीईआरटी को छूने का प्रयास ही मत करना, क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। यहाँ से यहाँ पे इकोनॉमी के ये एनसीईआरटी हैं, तो मैंने यहाँ 1 बाई 1 करके आपके सामने सारी एनसीईआरटी का डाटा लिखा है। ये आपकी पीडीएफ जो है नीचे देखिए लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मेंस के सापेक्ष में चलेंगे साहब, मेंस की भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि ज्ञात है आपको, GS1, GS2, GS3 और यहां पे कह सकते हैं GS4, ये ऐसे GS हैं, सबका GS निकाल देते हैं, अच्छे का दिखेगा। क्यों? समझ में नहीं हमें आता। तो मैंने इसको सिलेबस को इंटरलिंक करके देने का प्रयास किया। देख लो, अगर आप जीएस फर्स्ट पेपर में आओगे तो पहले इंडियन आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करता हूं, तो इंडियन आर्ट कल्चर के लिए आपको इतनी एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। ये आपके सामने कंटेंट है जो आपके लिए रिसोर्स बता रहा था कि ये बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सपोज दैट इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट जो यहाँ पे क्लास नंबर 11 की किताब है फाइन आर्ट की, उसको फॉलो करिएगा। यहाँ पे मिडाइल मॉडर्न की जितने भी एनसीईआरटी उसको फॉलो करिएगा, स्पेक्ट्रम को फॉलो करिएगा। बहुत सारे बच्चे देखिएगा बिपिन चंद्रा की किताब को प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सहज जाइएगा, बिपिन चंद्रा की किताब प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं इसलिए इन किताबों को दिखा रहा हूं, देखिएगा। आगे आगे बोला जाए तो इसी में जीएस फर्स्ट में चल रहे हैं, अब मॉडर्न इंडिया की बात करें, देख लीजिएगा जीएस फर्स्ट में मॉडर्न इंडिया की बात करें। जीएस फर्स्ट में जाएंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, देखिए रिसोर्स की। जीएस फर्स्ट में जाओगे तो ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, और जीएस फर्स्ट में जाओगे सोसाइटी की बात कर रहा हूं। इसका मतलब आपने जीएस फर्स्ट के उसका सोसाइटी का सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या उसके लिए कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, ज्योग्राफी का कंटेंट क्या होना चाहिए, हिस्ट्री का कंटेंट क्या होना चाहिए, मैंने ये लिखा है। ऐसे ही आप जीएस 2 में जाओगे, देखो जीएस 2 लिखा हुआ है, जब जीएस 2 में जाओगे उसके लिए आपके पास पॉलिटी गवर्नेंस का कंटेंट क्या होना चाहिए, ये मैंने लिखा है आपके सामने, देख लीजिएगा। क्लास नंबर 11 के एनसीईआरटी को पढ़ना है, बाकी एनसीईआरटी छूनी भी नहीं देखिए क्लास उसके लिए जीएस 2 के लिए। और हमें यहाँ एआरसी रिपोर्ट पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, और इथिक्स इन गवर्नेंस एआरसी रिपोर्ट में पढ़ना है, इथिक्स इन गवर्नेंस ओनली। द हिंदू को पढ़ना है, योजना मैगजीन पढ़नी है। बिग पिक्चर डिबेट जो राज्यसभा की टीवी डिबेट होती है, कोशिश करिएगा कि एक वीक में एक बार देखने का प्रयास तो कर लो, किस तरह से डिबेट की जाती है, क्योंकि डिबेट का हिस्सा तुम भी बनोगे कभी ना कभी। तो आगे यहाँ पे जो यहाँ पे लेटेस्ट लेजिस्लेशन जितनी भी यहाँ पे न्यूज़ वगैरह होती हैं ऑल रेडियो पे, उसको भी आप सुन सकते हैं अगर टाइम मिल जाता है आपको तो भी। तो यानी हम कह सकते हैं कि जीएस 2 के पॉलिटी के लिए इसको फॉलो करिएगा, आईआर के लिए इसको फॉलो करिएगा। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली कि आप यहाँ पे इन सबको मैंने 1 बाई 1 करके जीएस 3 के लिए, यहाँ पे जीएस 3 में इकोनॉमी के पार्ट कहाँ से रेडी करें, इन्वायरमेंटल पार्ट रेडी कहाँ से करें, यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट कहाँ से रेडी करें, यहाँ साइंस टैग कहाँ से रेडी करें, ये सब मैंने लिखा हुआ है। देखिए जीएस 4 में जाओगे तो यहाँ जीएस 4 के लिए ये आपके सामने रिसर्च है जो आपके सामने यहाँ दिखा रखे हैं कि आपको कहाँ कहाँ से रेडी करना है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ इंडिविजुअल प्रीलिम्स के लिए, और यहाँ पे कहा जाए बेसिकली किसके लिए बोलेंगे, किसके लिए बोलो ना, किसके लिए, यहाँ से मेंस के लिए इंडिविजुअल आपको रिसोर्स यहाँ बताने का प्रयास किया है, जिसकी पीडीएफ जो है यहाँ पर आपको नीचे टेलीग्राम दिया लिंक दिया गया, वहाँ मिल जाएगी। अब आप कमेंट कर लीजिएगा कि साहब अब प्रश्न बन जाता है कि अब हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, कितने घंटे हम पढ़ें जिससे हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएँ। इसके विषय में बात करते हैं। एक बार आपका कमेंट चाहता हूँ, क्लैपिंग चाहता हूँ, और फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि अपनी तैयारी को कितने घंटे पढ़ें, कितने आवर पढ़ें, जिससे कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। फिर हम 2024 के लिए दिसंबर तक क्या करें, दिसंबर के बाद क्या करें, दिसंबर से पहले क्या करें, इस सारी रणनीति आपके सामने आज मैं शेयर करूंगा। क्लियर? एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा साहब अगर मजा आ रहा है मेरी जर्नी के साथ। तो कुछ मजा आ रहा नहीं आ रहा बताओ कमेंट करके।
क्लैपिंग कर दीजिएगा एक बार। सेशन को एक बार सब लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा कि साहब आइएगा, हम हासिल कर रहे हैं 2024 की स्ट्रेटेजी आज। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, अभी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, पहले घंटों की बात कर लें, फिर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि अब तुम्हें कैसे कैसे प्रीलिम्स के लिए चीजों को टैकल करना है। सामान्यतः अगर कहा जाए, अगर आपके पास 2024 देना है तो मान के चलें कि आपको सामान्यतः लगभग 1500 से लेकर 200 घंटे की अपनी तैयारी का आयाम देना है अब। और सर ये क्या कह दिया आपने? बिल्कुल, लगभग 1500 से लेकर 2000 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब तुम इसे चाहें कितने दिन में कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सपोज कर लीजिएगा आप अभी एग्जाम देंगे 26 मई को, प्रस्तावित है, आपको जानकारी होगी। आज आप उनके पास कितना है, 3 अगस्त हो चुका है, और 3 अगस्त अगर आज है तो आपके दिमाग में बन रहा है कि अगस्त तो लगभग 3 चला गया, तो अगस्त को हटा दीजिएगा, या जान लेते हैं तो यहां से मई की बात करेंगे। कुल मिला के हम ये मान लेते हैं कि 10 महीने मान लेते हैं, चलो 10 मंथ मान लेते हैं पूरे। अभी अगर 10 महीने आपके पास अभी बचे हुए हैं, 30 दिन मान लें एक महीने में, तो सामान्यतः कह सकते हैं 300 दिन अभी मान लेते हैं। 300 दिन आपके पास अभी अवेलेबल है, एक एक दिन का हिसाब चाहिए अब तुमसे। देखिएगा, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम दूसरों से हिसाब लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या अचीवमेंट करा। अगर अपने से हिसाब लेंगे तो हमसे क्या होगा, हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 300 दिन बचे हुए हैं, अब 300 दिनों को तुम्हें यूटिलाइज कैसे करना है। अगर आप यूपीएससी के रियल स्टूडेंट हैं तो आपके सपने में ताकत है, तो आपको एक एक पल की कीमत अदा करनी पड़ेगी, मैं ओपनली बोल रहा हूं। देखिएगा, लेकिन 300 दिन में से कोई विद्यार्थी मान के चले कि 300 दिन लगातार नहीं पढ़ सकता। संभवतः कह सकते हैं कि 50 दिन उनकी जिंदगी के इस 300 में से कहीं ना कहीं वेस्ट होने आएंगे, ये श्योर है। समय चाहे संडे में मन ना करे पढ़ने का, इधर से मामा के, फूफा के, मम्मी के किसी की अगर बीमारी पड़ जाए, या किसी की शादी ब्याह आ जाए, ऊपर से दिवाली भी आएंगी, होली भी आएंगी, रक्षाबंधन भी आएगा, भैया दूज भी आएगा, प्रेम इतना खतरनाक तुम्हारा होगा तो वैलेंटाइन डे भी इसमें आएगा। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जहां पर यहाँ 50 दिन तुम वेस्ट कर डालोगे, श्योर है। कभी कभी मानवता चरम पर पहुंच जाती है अपने कर्मों से, तो अपनी जो लक्ष्य होता है उसको साइड में हम लोग को रखना पड़ता है, बंद कोठरी में, कि चलो तुमसे मुलाकात बाद में करेंगे, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अभी पहले थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। फिर बाद में वहां जब जाते हैं तो घूम के हमें सपने की याद आती है, साहब अभी तो हमारे आईएएस बनना है, इसलिए चलो फटाफट वापस आते हैं। तो सामान्यतः ये कह सकते हैं कि साहब यहाँ तुम्हें अभी देखा जाए तो 250 दिन बचे हुए हैं। 250 दिन आपके सामने अब हैं, अगर आपको यूपीएससी 2024 का एग्जाम देना है। इस 250 दिन की तैयारी में मान के चलें, इमेजिन करिएगा कि आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ सकते हैं। ये तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक किताब लेके बैठे हुए हैं और मम्मी पापा का फोन आया, या आप बाहर रहते हैं, घर पर रहते हैं, क्या करें बेटा, पढ़ रहा हूँ, अरे बाप रे हमारा बेटा बोर्ड पढ़ता है, मम्मी ने पूरे गांव में मोहल्ले में चक्कर काट दिया, हमारी बेटी बेटा तो इतना पढ़ते हैं कि पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो पड़ोस वाले कहेंगे मना कर दो कहीं पागल ना हो जाए, वो चाहते हैं मना करें, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। अगर देखा जाए, आप अगर मान लें कि 5 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में सामान्यतः, तो आप ये कह सकते हैं लगभग 5 घंटे पढ़ने से आप यहाँ पे 1250 घंटे की स्टडी कर पाओगे। करनी कितने की है, 1500 से लेकर 2000 घंटे के बीच की स्टडी करनी है। अभी काम नहीं चलेगा, 250 घंटे कम पड़ रहे हैं हमारे, 250 भी कम है, और ऊपर से बीच में जाना है 1700 के आसपास जाना है हमें, तो इसलिए हमें 5 घंटे से अब तो काम चलने वाला है नहीं। तो जो लोग 5 घंटे की तैयारी करते हैं वो मान के चले कि अपनी अब तैयारी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम 6 घंटे ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर आप 6 घंटे लोगे तो निकल के आ रहे हैं आपके 1500 घंटे। अब जरूरी तो नहीं कि अगर आप 1500 घंटे जो पढ़ाई कर रहे हैं 6 घंटे, वो 6 घंटे का जो एक्यूरेसी है, जो एक क्वालिटी क्वांटिटेटिव पढ़ाई होनी चाहिए, क्या वो निकल के आ रही हो, नहीं आ पाएगी। उसमें देखा जाए, अगर आप 6 घंटे का मतलब ये रहा कि जब तुम 10 घंटे पढ़ोगे तब 6 घंटे निकल के आएगा एवरेज। साहब बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। तुमने देखा भी होगा जब हमारी मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर भाग रही होती है, लेकिन अगर मान लो आपकी ससुराल जो है 60 किलोमीटर हो, तो क्या तुम 1 घंटे में पहुंच जाते हो? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्यों लगते हैं 2 घंटे 3 घंटे? क्यों? क्योंकि कभी यहाँ ब्रेक लगाने पड़ते हैं, कभी उठाने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, और ऊपर ससुराल जाओगे तो यहाँ फल फ्रूट लेने पड़ेंगे आपको।
मीठा भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं, इसके इस 6 घंटे के बीच में पानी पीना पड़ेगा, किसी का फोन आ गया टंग टक कर गया उसको भी रिप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, इसके लिए ध्यान हर जगह आपको देना है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि आपको रियल एक्यूरेट पढ़ाई जो है 10 घंटे के आसपास देनी पड़ेगी, या 10 ना कह के मैं 8 घंटे कह सकता हूं, जो मिला के यहाँ 6 घंटे के आसपास आएगी। बहुत सारे नालायक बच्चे, इतने खतरनाक हरामी बच्चे होंगे, मैं इसलिए हरामी बोल रहा हूं, कि बेचारे क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं। लो जी 8 बजे पढ़ने बैठे, 10 बजे तक पढ़े, 2 घंटे हो गए। मतलब तुमने किसी के ऊपर नाम एहसान कर रहे हो कि तुम 8 बजे पढ़ने बैठे और ये 10 बजे तक पढ़े। भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग लगभग 20 से 25 मिनट में बुलेट मोटरसाइकिल की तरह एक्टिव होता है। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग काम कब से करना स्टार्टिंग करा, 8:30 बजे से। तुम काउंट कहां से कर रहे हो, 8 बजे से। और जब तुम यहाँ एंड करने वाले होते हो कि 10 बजे मुझे पढ़ाई पे उठ जाना है, तो 25-20 मिनट पहले हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, चल बेटा चल नीचे चल रहे हैं, खाना खाना है, या फिर यहाँ पे कहा जाए कुछ और करना है। इसका मतलब आपका दिमाग यहाँ पे एक्टिव हो गया पहले से 20 मिनट। तो यानी आप पढ़ाई 2 घंटे कर रहे हो, लेकिन रियल में जो एक्यूरेट पढ़ाई हुई है वो यहाँ से 1.5 घंटे के आसपास ही हो पाएगी। इट इज अ रियल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। देखिएगा मैं सच बता रहा हूं आपसे, तुम्हें जीवन में ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं। अरे दंडित करो अपने आप को भाई। दंडित का मतलब ये रहा कि तुम, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम्हें दंड देना है, अपने आप को बोलो कि बेटा अभी तो कब पढ़ा है, और पढ़ यार। इससे लग रहा है पता है कि आप मैं ये कह सकता हूं कि संभवतः ये कह सकते हैं कि आपके दिमाग बन पा रहा होगा कि जब तक आप पर डे 8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो आप 8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो ये मान के चलें कि यहां पे सिलेबस को भी, रिवीजन को भी टाइम नहीं दे पाओगे। कुछ मजा आया? अब बात कर लेते हैं, ये बेसिकली पैटर्न बना कि हर किसी विद्यार्थी को, कोई कॉलेज लाइफ जी रहा है उसको भी 8 घंटे टाइम देना है। कोई विद्यार्थी यहां कहा जाए साहब यहां से घर पे बिल्कुल रियल टाइम में बैठा हुआ है, वो कमरे में 24 घंटे भी अगर बैठा रहेगा, तो ये मान के चलो कि उसकी 8-10 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो आसपास में ऐसे ही कमरे में बैठा रहेगा, ये मान के चलें। तो यानी हम कह सकते हैं कि अब तुम्हें 8 घंटे पर डे पढ़ाई करनी है। दिल खुश हुआ? आपने मेरी तमन्नाओं का शहर बसा दिया, 350 कर दिए। तुम्हारे अरमानों के लिए मैं आज शुभकामनाएं आपको दूंगा। देख लीजिएगा, एक कमिटमेंट करूंगा आप लोगों से, अगर चाहते हैं तो दिल खुश हो जाएगा आपका। तो चले, अब तुम्हें करना क्या, देखिएगा अब तुम्हें करना क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है ये हमें जानना पड़ेगा, और अपनी स्ट्रेटेजी को यहां पे आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपके सामने एक प्रॉपर वे में आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। देख लीजिएगा कि जो विद्यार्थी 2024 का प्लान सेट कर चुके हैं, अब वो क्या करें साहब। अगस्त चल रहा है, सितंबर आएगा, अक्टूबर भी आएगा, नवंबर भी आएंगे, और दिसंबर आपको देकर इस साल की शुभकामनाएं चले जाएंगे। फिर आपके सामने यहां जनवरी महोत्सव आएंगे, फिर फरवरी ची चलेंगी, फिर मार्च आपके सामने होली वोली आ जाएगी, अप्रैल में ध्यान रखना आपके सामने यहाँ थोड़ा सा अलग हटके प्रकाश होगा कि नई नई पीटी मार्केट में कुछ ऐसी ऐसी भावनाएं आएंगी, लो ये पढ़ लो, कुछ रंगीन किताबें आएंगी, 30 दिन में क्वालिफाई करो प्रीलिम्स, ऐसे ऐसे करके अप्रैल में आप यहाँ भ्रमित हो जाओगे। फिर मई में कहा जाए तो यूपीएससी अपना पूरा तांडव अपने सरपंच पर दिखाएगा कि आइएगा, आपका स्वागत है हमारी हवेली पर, और 2 घंटे में दिखाओ तुमने कितना पढ़ा है। इसका मतलब यहाँ सिस्टम सबका उखड़ जाएगा। अब इसकी जर्नी को मजे के साथ यहाँ पे कैसे पढ़ना मैं बता दूं। आपने अगर बिल्कुल 3 तरह के विद्यार्थी होंगे, मैं एक पॉइंट बता देता हूं, ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के। ए कैटेगरी के वो ये लोग हैं जो यहाँ पर उन्हें लगा होगा कि काश अगर हम आईएएस बन जाए तो भाई साहब गांव को उखाड़ के फेंक देंगे। इसका मतलब उनके सपने में ताकत नहीं है, लेकिन उनके जोश में ताकत है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं, ढक्कन खोलने पे फुहारा ऊपर को जाता है और वो वापस ऐसे ही वापस आ जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जो होंगे ये भी होने चाहिए। आनंद तो यही देते हैं। देखिएगा मुखर्जी नगर में या कोचिंग की उन क्लासेस में जो भीड़ है वो इन्हीं लोगों की है। वो स्टेटस लगाते हैं, वो लवासना की पिक्चर दिखाते हैं, वो सपने दिखाते हैं पढ़ते हुए, देखिए हम आज पूरी रात पढ़े हैं, देख के ध्यान रखिए। ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ध्यान रखना भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। वो ये वाह वाह कर रहे हैं हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, ये वाह वाह कर रहे हैं हम इस किताब को ऐसे पढ़ते हैं, ये वाह वाह कर रहे हैं देखो नोट्स ऐसे बनाओ, ये रील बनाने में लगे पड़े हैं, ये खाते क्या है पहनते क्या है दिखाने में लगे पड़े हैं, ऊपर से यहाँ पे जो टॉपर बन जाते हैं उनके सेमिनार में जाने में लगे पड़े हैं। देखिए ये वो लोग हैं। तो ये मान के चलें कि 100% इनका कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर भगवान जी पृथ्वी पर उतर ही आए और कहने लगे साहब इस रामपाल नाम के व्यक्ति को आईएएस बना दो, नहीं तो ये मर जाएगा, तो भैया तो तब तो यहाँ पे हम लोग बना सकता है कोई इंसान। और यदि
यहां पर जो वी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति होंगे जो इस बार जो है फर्स्ट टाइम अपनी तैयारी को जोश के साथ कर पा रहे होंगे। लेकिन इनके सामने बड़ी समस्याएं होंगी। इनके सामने बैठे होंगे 1 साल वाले, 2 साल वाले, 3 साल वाले, 4 साल वाले, 5 साल वाले, 6 साल वाले, 7 साल वाले, 8 साल वाले, 9 साल वाले और 10 साल वाले भी यहाँ बैठे होंगे। ये सिर्फ ये देख के डर पा रहे होंगे कि जब इनसे नहीं निकला तो इनसे कैसे निकल जाएगा। अब ये रोज देखकर ये सोचते होंगे, मोटिवेशनल करते होंगे साहब कि साहब बताइएगा कि हम कैसे क्वालिफाई करें। अब ये जो जितने लोग बैठे हुए हैं देखिएगा, ये मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, ये मठ बना के बैठ चुके हैं, ये ज्ञान की धारा बहा रहे हैं पूरे समुद्र की तरह। ध्यान रखना कि आइएगा हम भी तुम्हें, हम लोग भी गंगा की धारा जहां जहां जाएंगे वहां से अमृत धारा निकलेगी। ये पूरा संसद लेके बैठे होते हैं। दिल्ली में तुम जाओगे तो यहाँ चौपालों पर चाय पी जाती है, पूरी संसद वहां चलाई जाती है। राम गोपाल ऐसे कह रहा था तो अखिलेश ने ऐसी बात कर दी, मोदी जी वहां गए थे तो वहां के प्रधान ने ऐसी बात कर दी। इनके हाथ में कुछ नहीं होता है, पूरी पार्लियामेंट इनके घर में होती है। देखिएगा देखिएगा, ना तो इनके होने वाला ना इनका होने वाला। अब बचे तुम लोग भाई साहब, यानी 1 साल 2 साल वाले भी यहीं आ जाएंगे, जो यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल वाले। इसका मतलब 1-2 साल नहीं कह रहा हूं मैं, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। हालांकि यही नहीं कह रहा कि ये नहीं निकालते, लेकिन इनके निकालने की जो क्वालिटी होती है वो ये मान के चले कि 10% होती है। इनके निकालने की जो क्वालिटी होती है वो नगण्य होती है। भगवान जी आएंगे तो लगाएंगे चले जाएंगे। देखिएगा, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये जो 1 साल वाले हैं, 2 साल वाले हैं, 3 साल वाले हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट वाले हैं, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्वालिफाई करने की। तो अब मैं आपके सामने पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि साहब तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है। अगर आप ये वाले हो तो ना तुमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होंगी, ना तुमने ध्यान रखना ऑथेंटिक किताबें पढ़ी होंगी, बस तुमने कमरे में सजा के रख ली होंगी। तुमने किताब भी कहां से लेकर आए होगे कि दुकान पे गए होगे, उससे कहोगे साहब हमें तैयारी करनी आई है इसकी, पॉलिटिक किताब दो जो अच्छी वाली किताब हो। अब जो अनपढ़ आदमी जो किताब दुकान बेच रहा है वो बता रहा है भाई इसकी ले ले यार, क्यों? उससे कमीशन अच्छा मिल रहा है। मैं रियल बोल रहा हूं आपके दिमाग में कुछ, मैं मेरी बात गलत लग रही हो आपको तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि यही होता है, इसलिए देखा जाए तो यहीं से भाई साहब इनकी बात तो हम करने रहे। रही बात ये वाले भी 1-2 साल वाले या 1 आध अटेम्प्ट वाले, 2-3 वाले, तो यहां भी 3-4 वाले भी यहां आ जाएंगे, जो बेचारे ये मान के चलो कि साहब काश अगर एक बार बन जाए ना भाई साहब पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। ऐसे लोग तो सपना ही छोड़ते, देख लीजिएगा। लेकिन अब जो रियल स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या किया होगा, अपनी तैयारी को अब यहां पे एक बिल्कुल एक्टिव मोड पे डाल दिया होगा। एक्टिव का मतलब अपनी तैयारी को कम से कम, जब अगर आप 10 घंटे तैयारी कर पा रहे हो तो 10 घंटे में एक तैयारी करो सब्जेक्ट नंबर 1 की, एक तैयारी करो सब्जेक्ट नंबर 2 की, एक तैयारी करो यहां पर देखा जाए प्रॉपर वे में आपको बताऊं, देखिएगा करंट अफेयर को अलग से ले लीजिएगा, एक तैयारी करो यहां से रिवीजन की, और एक तरह तैयारी करो यहां से टेस्ट की। ये अपनी तैयारी को इस 4 भागों में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब साहब हमें एक दिन में 4 पैरामीटर रेडी करने। मैंने कहा था कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 4 से 5 पिलर सेट करने हैं। मान लो तुम यहां से पॉलिटी को लेते हो, यहां से हिस्ट्री को लेते हो, तो ये मान के चले कि इस अगस्त सितंबर तक, ओनली अगस्त सितंबर तक जो टॉपिक यहां पर या जो तैयारी कर पा रहे हो 2 टॉपिकों की, वो यहां अगस्त सितंबर तक उसकी बेसिक बातें भी रेडी हो जानी चाहिए और इसकी एडवांस बातें भी रेडी हो जानी चाहिए। अब ये बेसिक बातें क्या होती हैं, एडवांस बातें क्या होती हैं, ये मैं बताऊंगा इंटरलिंक करके कि क्या होती है, राइट। उसके बाद करंट अफेयर एक ऐसा विषय है, इसमें भी 3 तरह के प्राणी होते हैं। ये प्राणी हर जगह पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो डेली बेसिस पर तैयार करते हैं, एक वो होते हैं जो वीकली बेसिस पर तैयार करते हैं, एक वो होते हैं जो मंथली बेसिस पर तैयार करते हैं, एक वो होते हैं जो यहाँ पर जब ईयरली बेसिस पर तैयार करते हैं। जब एग्जाम आता है तो 1 महीने पहले कहते हैं करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें बताइए भैया। मतलब जिसका वेटेज लगभग 20 से 25% है उसे तुम बाद में याद कर रहे हो। वो ज्योग्राफी में भी इन्वॉल्व होगा करंट अफेयर, वो इकोनॉमी में भी इन्वॉल्व होगा, वो पॉलिटी में भी इन्वॉल्व होगा, और तुम उससे बोल रहे हो साहब तुमसे बाद में मिलेंगे। गुस्सा नहीं हो जाएगा तुमसे? और जब गुस्सा हो जाएगा तो करंट अफेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करिएगा, अगर आप डेली बेसिस पर 1 घंटा करंट अफेयर को नहीं दे पाते हो तो ये मान के चले कि लगभग जो 25 से 30 प्रश्न जो आ रहे हैं उनसे आप हाथ धो बैठोगे, और 50 क्वेश्चन तुम्हें सही करने हो और 25 यहां से आ रहे हो, तो शाहबाज 50% का वेटेज है यहाँ। और करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन है कि हिस्ट्री को तो पढ़ना है, पता नहीं कहां से पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर सामान्यतः कहा जाए तो 1 आध साल का ही पढ़ना है।
तो यहाँ तुम्हें इसे इग्नोर नहीं मानना है। अगर तुम्हें लगता है कि डेली बेसिस पर तुम रेडी नहीं कर सकते तो साहब 1 घंटे ना देके कम से कम 30 मिनट तो दे ही दो यार, कहीं गुस्सा ना हो जाए वो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसको वीकली रेडिस पर, यहाँ पे मंथली रेडिस पर। कुछ ऐसे खुकार डाकू बैठे होते हैं देखिएगा, जहां पर देखा जाए कि वो ये कहते हैं साहब हमें नोट्स बनाने करंट अफेयर के, वो सुबह से शाम तक नोट्स बनाने में लगे रहते हैं। यानी एक बात सोचो, इतने आजकल मार्केट में डिजिटल नोट्स निकल के आ रहे हैं, अखबारों के टाइप करके मैगजीन्स निकल के आ रही हैं। आप एक छोटी सी बात सोचो, जब तुम्हें कराया ही मिल रहा है भाई, तुम्हें करने की आवश्यकता क्या है? और तुम्हें करके ही करना है तो टाइम लगेगा उसमें। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाने चाहिए। मैंने सुबह क्लास में बताया भी था कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए करंट अफेयर के, उसमें मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यहां डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़िएगा ये जानने के लिए कि आज की मुख्य मुख्य खबरें कौन कौन सी हैं। वीकली खबरें पढ़िएगा कि इस पूरे वीक में खबरें कितनी इंपोर्टेंट हुई। मंथली जरूर पढ़िएगा जो मैगजीन में आ रखा है, 1 से 2 मैगजीन फॉलो करिएगा। एक मैगजीन से काम नहीं चलेगा, 2 मैगजीन फॉलो करिएगा, नहीं तो आप यही कहोगे कि ये वाली मैगजीन फॉलो करी 12 के 12 महीने, उसमें से 12 क्वेश्चन भी निकल के नहीं आए। तो यानी यहां करंट अफेयर डेली बेसिस पर आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। यहां पहले वाले पॉइंट को बोलेंगे सर 2.5 घंटे कम से कम, पहले वाले सब्जेक्ट को 2.5 घंटा, इसको 2.5 घंटा, कितना हो गया 5 घंटा। ये 5 घंटे वो हैं बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए जीवन में। इसमें बेसिक एनसीईआरटी भी काम करेंगी, इसमें एडवांस किताबें भी काम करेंगी। उसके बाद रिवीजन करने के लिए साहब आप खा कितना लो पचा ना पाओ, पहन कितना लो जच ना पाए, तुम्हें कितने सुंदरता के साथ श्रृंगार कर लो लेकिन यहाँ कोई किसी तुम्हें पसंद ना कर पाए, तो काहे के ध्यान रखना ये सब चीजें करने का। इसीलिए तुम सुबह शाम तक पढ़ने बैठे हो, दिमाग में कुछ रहा ही नहीं तो क्या करोगे पढ़ाई करके। इसलिए जरूरी है कि यदि आप 5 घंटे पढ़ाई करते हो तो कम से कम 5:1 में ये लिख लो, अटेम्प्ट जीवन में 5:1 में रिवीजन का टाइम जरूर दीजिएगा अपने जीवन में। ये जरूरी है। अगर 5 घंटे की पढ़ाई को तुम 1 घंटे में रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं खतरनाक तरीका तुमने पढ़ाई नहीं है। ऊपर से सबसे इंपोर्टेंट पिलर रोज डेली रखिएगा। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है दिसंबर तक, डेली बेसिस पर आप टेस्ट लगाइएगा। डेली बेसिस पर कम से कम 50 क्वेश्चन लगाइएगा। 50 क्वेश्चन ना लगा सको तो कम से कम 30 क्वेश्चन लगाइएगा प्रीलिम्स के, और कम से कम 2 क्वेश्चन लिखिएगा। कहां तक के? बोलेंगे सर यहां पे मेंस के। इससे क्या होगा कि आप प्रीलिम्स को भी लेके चल रहे हैं, मेंस को भी लेके चल रहे हैं। यहां पे प्रीलिम्स को भी लेके चल रहे हैं, मेंस को भी लेके चल रहे हैं। यहां पे करंट अफेयर को लेके चल रहे हैं, प्रीलिम्स के सापेक्ष में, मेंस के सापेक्ष में भी। यहां आप रिवीजन कर रहे हो प्रीलिम्स के सापेक्ष में। इससे क्या होगा, आपके 2 पिलर जो हैं, ये सारी कहानी यहां तक रेडी हो जाएंगी। उसके आगे चलोगे अक्टूबर नवंबर, इन 2 पिलरों की जगह अब आप चेंज कर दीजिएगा सेकेंड पिलर, टॉपिक पिलर नंबर 3, पिलर नंबर 4। आपको 4 पिलर तो रेडी करने हैं, तो चारों पिलर कहां तक रेडी हो जाएंगे? नवंबर तक। उसके बाद कोशिश करिएगा कि पिलर नंबर 6 को भी हल्का सा मोटा झूठा, यानी उसको छोड़ना नहीं है। 5 को पिलर नंबर 6 को, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट का पार्ट है जहां पे 10-10 क्वेश्चन के साथ में वेटेज रहता है, उसको तुम यहां कवर कर लो यहां दिसंबर तक। यानी दिसंबर तक आपने क्या किया, बेसिक भी एडवांस भी 6 विषय रेडी कर लिए। अब तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे जनवरी झर, फरवरी फर, मार्च में पेपर, अप्रैल में घर। सुना है ना डायलॉग ये वाला? तो ये कहानी बड़ी जल्दी निकलती है। क्यों? क्योंकि यहां से ना अब तुम क्या करेंगे, यहां तक अपनी तैयारी को तो जो आयाम देना है वो दे दीजिएगा। यहां पर देखा जाए 80 और 10-20 रेशियो का 80% टाइम दीजिएगा मेंस पर और 20 टाइम दीजिएगा प्रीलिम्स पर। कहां तक? दिसंबर तक। इसके बाद जब तुम चलोगे तो टाइमिंग कर दीजिएगा यहां पे 60 और 40 का। कहां तक? ओनली जनवरी तक। और फरवरी के बाद ये जो यहां से यहां तक की कहानी है, कोशिश करिएगा 90 और 10 को कन्वर्ट करने का। 90% टाइम किस पे हो गया? प्रीलिम्स पर, और 10 किस पे हो गया? मेंस पर। क्यों? प्रीलिम्स क्वालिफाई करना भी एक खतरनाक घंटी बजा हुआ है। तो आप सबके लिए इन सब चीजों के माध्यम से देखा जाए तो मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लेके आया हूं, देखिएगा, जो आप यहां पर आप देख भी पा रहे होगे। कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करें उसके लिए मैं आपके सामने एक सिनेरियो आपको मैं दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा क्या है आपके सामने। अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो यहां आपके सामने आ चुका है मेंटरशिप प्रोग्राम, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से। इस 5 अगस्त में क्या होंगे, आपको एक प्रॉपर वे में गाइडेंस दिया जाएगा, और गाइडेंस देने के साथ यहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, कंबाइंड टेस्ट होंगे, और यहां सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। सर ये क्या है? ये तो नया आइडिया है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में आपको ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनोवेशन करने की मेरी क्या है, एक आदत है।
आप पॉलिटी को ले लीजिएगा, लगभग ये 23 टॉपिक है जहां से प्रीलिम्स में ध्यान रखना 80% क्वेश्चन यहां से आते हैं। साहब इतनी ही दरख्वास्त है, 15 में से 12 क्वेश्चन सही हो जाए, 80% क्वेश्चन सही हो गए। ये आपके 12-15 टॉपिक वो हैं, 23 टॉपिक जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगर आप इकोनॉमी में जाओगे तो यहाँ 25 टॉपिक वो हैं जहां से 80% प्रश्न आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखा जाएंगे, यहाँ पे आप अगर ज्योग्राफी में जाओगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी के देखो मैंने अलग किया है, ये भौतिक भूगोल है और ये भारत का भूगोल है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी एंड देन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जाओगे तो ये टॉपिक कुल मिला के यहाँ 23 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर 80% प्रश्न आते हैं। ये हिस्ट्री का पार्ट है जहां पर देखा जाए 20% पार्ट में से 80% पार्ट आते हैं। ये जीव विज्ञान का पार्ट है जहां 8 टॉपिकों में से 80% प्रश्न आते हैं। तो क्या होगा, इनका आपका इंडिविजुअल टेस्ट लिया जाएगा कि साहब आपको पहले एक टॉपिक पर टेस्ट होगा, इस वाले पे, इस पे टेस्ट होगा, फिर यहां टेस्ट होगा, फिर यहां टेस्ट होगा, फिर यहां टेस्ट होगा। इससे क्या हुआ, आपका टॉपिक का निखार होता चला गया। और जब आपके इंडिविजुअल टेस्ट हो जाएंगे फिर क्या होंगे, इसी टॉपिकों पर फिर कंबाइंड टेस्ट होंगे, इसके पीछे कंबाइंड टेस्ट होंगे। और कंबाइंड टेस्ट किसके होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे। और जब सब्जेक्ट वाइज सभी के टेस्ट हो जाएंगे फिर क्या होगा, एक प्रकार से कहा जाए बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट होगा जहां पर 100 प्रश्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी मिला के यहां से आ जाएंगे। तो सोचिएगा, मजा आएगा नहीं आएगा बताओ। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि मेंटरशिप ज्वाइन करनी है तो आप निसंकोच यहां पर मात्र मिनिमम फीस में देखिएगा, यहां पर आपके सामने ये प्रोग्राम चल रहा है। मात्र अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं ये 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। मात्र 800 रुपए में इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और प्रॉपर आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं आपके सामने एक और पॉइंट की। अगर आपको 1 बाई 1 की चीजों को समझना है तो यहां जानना पड़ेगा कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो किया जाए। अगर आपने मेंटरशिप प्रोग्राम तय करते हो तो प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट पार्ट का मैक्सिमम चीजों से आप टैकल कर पाओगे। ये प्रोग्राम आपके लिए प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट पेपर के लिए है। जीएस सेकंड पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, सीसेट का नाम देते हैं। ऐसे विद्यार्थी, इसमें 4 से 5 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। देखो, एक पहले वो विद्यार्थी हैं, एक ग्रुप के लोग जिनका स्कोर जो है 100 नंबर से ज्यादा आ रहा है, यानी एक प्रकार से कहा जाए 100 नंबर से ज्यादा ना करके 100 नंबर से कम कर लेते हैं। एक विद्यार्थी वो है जो 100 से कम आ रहा है। एक विद्यार्थी बी वाले वो हैं जो यहां पर देखा जाए पहले हम लोग कर लेते हैं 150 से ज्यादा आ रहा है, एक 100 से ज्यादा आ रहा है। एक सी विद्यार्थी वो होंगे जो यहाँ 60 से ज्यादा लेके बैठे हुए हैं, और डी वाले वो होंगे जो यहां पर देखा जाए ओनली 30-40 से ज्यादा आ रहे होंगे। अब 4 तरह के लोग होंगे, क्या होंगे, 150 नंबर आ रहे हैं तो इनके पास कमी क्या है, इनके पास अभी रिवीजन नहीं है। इनके पास कुछ ऐसे वीक एरियाज निकल के बैठे हुए हैं, इन पे कमांड करें। जो 100 नंबर से अच्छे लेके आ पा रहे हैं सीएससी सेट में, ये मान के चलें कि अभी भी वो कंप्लीटली क्वालिफाइंग करने की स्ट्रेटजी में नहीं है, स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 नंबर उनके 1-2 टेस्ट लगाने से आ रहे होंगे। यूपीएससी का ट्रेंड तुम इस बार देख रहे होगे तो बड़ा खतरनाक होता चला जा रहा है, इसलिए ये भी यहाँ निकल के आपके सामने आ रहा है। राइट। अब यहां से एक बच्चे वो होंगे जो यहां पे 60 नंबर, पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, जिसे मैं कह सकता हूं कि 67 नंबर चाहिए। अब जो बेचारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पता नहीं किधर से बंदूक निकल के आ जाए, यूपीएससी का प्रश्न आ जाए, वो यहाँ पे धरासे हो जाएंगे। इसलिए ये तो बेचारे धरासे हो जाएंगे, ये धरासे पहले से बैठे हुए हैं और ये भी धरासे ही लगभग हैं। तो यदि आपको लगता है कि सीसेट का पेपर बहुत डायनेमिक है, इस बार भी लगभग देखा जाए लगभग 10 से 12 हजार बच्चे ऐसे हैं जो एक प्रकार से कहा जाए प्रीलिम्स में सीसेट में फेल हो चुके हैं। यानी यहाँ पे आपके नंबर सोचो 90 हैं, पास होना जीएस फर्स्ट पेपर में, लेकिन यहाँ आपके नंबर हो गए 65, 2 नंबर से, यानी आप जो सपना था वो सपना रह जाएगा। अगर आपको लगता है सीसेट का डर है 2024 के लिए, अगर आपने यूपीपीसीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए भी आप मेरे साथ जुड़कर यहाँ पर सीसेट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ अभी कुछ ही टॉपिक आपके हुए हैं और यहाँ पर मात्र 1700 रुपये में बैच चल रहा है आपको यहाँ पे। अगर इसके बाद हम कुछ दिन के बाद की फीस को हम 2000 करने वाले हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया आप इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने चुनौती ये बन जाती कि साहब अपनी तैयारी को पूरा आयाम कैसे दें, मैंने इस पे बात कर ली, कैसे करें। तो कुछ मुख्य बातें और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट। अब आपके सामने सबसे पहले अगर आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स तो इंपॉर्टेंट जो की है वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू को कम से कम कोशिश करिएगा कि लास्ट के 5 ईयर के अगर देख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 साल के देख लो, 10 ईयर के अगर आप देख लो तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट के 5 से 10 ईयर के जो प्रश्न पेपर हैं यूपीएससी का,
उनको बेचारा बहुत आराम से देख के जाइए, ध्यान रखना आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी एग्जामिनर प्रश्न कैसे बनाते हैं। जो विद्यार्थी लास्ट पेपर को प्रश्न को देख के ही नहीं जाता है, ये मान के चले सफलता की उसकी जो एक प्रायोरिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। एनसीईआरटी हेल्प इन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जब तक आप एनसीईआरटी से बेसिक चीजें रेडी नहीं करेंगे, मान के चलिएगा अगर आपको यहाँ पे बेसिक रेडी नहीं है तो बेसिक से लगभग यूपीएससी में प्रत्येक वर्ष जो है 20% देखने को मिलते हैं। एडवांस से देखा जाए तो लगभग यहाँ पे कुल मिला के 20% देखने को मिलते हैं, तो कुल मिला के 40% तो ये हो गए। तो अगर बेसिक तुम नहीं कर पाओगे तो एनसीईआरटी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगी। रिसोर्स लिमिटेड रखिएगा, आपके कमरे की किताब में कमरे में कितने रिसोर्स रखे पड़े हैं ये आपके दिमाग में बन पाता है कि हमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप रिसोर्स जितने कम रखेंगे उतना आपको मजा आ जाएगा। रिसोर्स बहुत कम रखिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे फोकस मोर ऑन हैवी सब्जेक्ट, यानी मैं ये कह सकता हूँ जहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं उन पर विशेष फोकस करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न कहीं और से आ रहे हो और तुम कहीं और लगे पड़े हो चक्कर में, है ना। और ऊपर से देखिएगा, ये मैं 5 बोल रहा हूँ, इकोनॉमी इजी के प्रश्न कितने आते हैं, 30 आते हैं। और जो मीडियम मॉडरेट प्रश्न जो आते हैं यहाँ पे कह सकते हैं 40 और ये 30 आते हैं। ये जो हार्ड वाले प्रश्न है किसी के बाप से नहीं होंगे। देखिएगा क्यों बोल रहा हूं, जब आप आंसर की बनाता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई टीचर, ध्यान रखना वो भी गूगल पे कम से कम 50-70% सर्च करता है। मैं लिख के बोल रहा हूं, देख लीजिएगा। तो यहाँ यूपीएससी में 100 प्रश्नों में से देखा जाए कितने 40 प्रश्न कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, 30 प्रश्न क्या होते हैं, इजी होते हैं, और 30 क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये हार्ड किसी के बाप से भी नहीं होंगे, इनके पीछे पढ़ना भी नहीं है। आपको किसके पीछे पढ़ना है, जो इजी वाले हैं उसको छोड़ना नहीं। अगर ये छूटे तुम्हारा सिलेक्शन बाहर हो जाओगे तुम। लेकिन जो मॉडरेट वाले हैं, जो मीडियम वाले हैं, उन पे विशेष पकड़ बनानी है कि ये कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं। आई दिमाग में, यस और नो बताओ कमेंट करके। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 पिलर हैं आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले पीवाई को विशेष ध्यान दीजिएगा, जितना तुम पढ़ाई कर रहे हो उसका प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा और टेस्ट लगाइएगा। इसके अलावा ये 3 पिलर ऐसे हैं जहां अगर बेसिक कमांड करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। और लास्ट जो पिलर है वो आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट करिएगा। बिल्कुल भी अपने टाइमिंग को, पूरे एक दिन के टाइमिंग को बाउंड कर लीजिएगा। 1 साल दे दो बिल्कुल, एक प्रकार से यूपीएससी को ध्यान रखना, वो यूपीएससी तुम्हारी दुल्हन बन जाएगी, दूल्हा बन जाएगा। जब वो सजेगा ध्यान रखना, उसकी देखने की जो औकात है किसी हिम्मत वाले की भी नहीं होगी, देखिएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर 1 साल, ज्यादा नहीं 10 महीने अपने आप को बाउंड कर लीजिएगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पहला चांद दूसरा चांद इंसान ही सक्सेस लाता है, बाकी चांद तो किस्मत के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। तो यहीं से कुछ रही। अब आपके सामने जो मेरे साथ आप जर्नी को लेके चल रहे हैं, देख लीजिएगा। मेंस आंसर राइटिंग हम लोग लेके चल रहे थे, ये सबके लिए फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। यहां से ऐसे राइटिंग हम लोग लेके चल रहे हैं, ये भी फ्री है, जो कि हम लोग फ्राइडे में है, कल करेंगे। ये जीएस मेंस को लेके चलते हैं, सुबह 7:30 बजे हम एएम पे करते हैं, ये भी सबके लिए फ्री है, इसको एंजॉय करिएगा। सीसेट की क्लास कहाँ चल रही है, एप्लीकेशन पे चल रही है, आप वहां ज्वाइन होकर कर सकते हैं। करंट अफेयर सबके लिए फ्री है, कल मैं सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ पूरे वीक का जबरदस्त तरीके से, इसलिए 7:30 बजे भी यहाँ जरूर आइएगा कल सुबह। एंड आफ्टर दैट एनसीईआरटी क्लास एप्लीकेशन पे चल रही हैं। तो ये कुछ ऐसी क्लास हैं जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अगर आप अब क्या चाहते हैं, आपकी कुछ ऐसी तमन्ना हो कि सर से इस विषय पर व्यापक तरीके से कोई बैच चाहते हैं, किसी विषय पर डिबेट चाहते हैं, कुछ मुझसे अपेक्षाएं आप लोगों ने रख रखी हैं कि सर ये वाला भी हमें अगर करा देंगे, फ्री करा देंगे, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, कमेंट करिएगा, मैं आपके सामने वही बैच लेके आ जाऊंगा जो आप चाहते हैं। बताओ कमेंट करके, किसी विषय पर मुझसे क्लास चाहते हैं, बताएं कमेंट करके। किसी विषय के सापेक्ष में क्या चाहते हैं आप लोग, किसी विषय पर आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चाहते हैं, उसको बैच को प्रॉपर वे में लेके आता हूं। देखिएगा अब मैं कल से जो आपके पास जीएस मेन सुबह चल रहा है उसको प्रॉपर वे में क्लास लेके आ रहा हूं। अगर और भी अगर जीएस 3 को लेके आए बताओ, या जीएस 4 को लेके आए, या जीएस 1 को लेके आए, आप बताइए कमेंट करके किसको लेके आए जो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं आप लोग, बताएं कमेंट करके। इंटरव्यू के लिए तो 15 इंटरव्यू के लिए मैंने बता दिया कि 15 अगस्त से हम तुमको आजाद करेंगे और वहीं डिबेट करके अपनी कहानी को पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट करेंगे, कैसे अपने आप को खुद के लिए आईएएस के लिए तैयार करें। क्या चाहते हैं बताओ कमेंट, किस किस बैच को तुम फ्री चाहते हो। देखो जीएस 2 का बैच, जीएस 2 जो है सुबह मॉर्निंग में 7:30 चल रहा है, जो कि हम यहां मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कंटिन्यू लेके आ चुके हैं। देखिएगा
क्या चाहते हैं आप मुझसे फ्री? बताओ फ्री क्या चाहते हैं, बताओ कमेंट करके। आज तुम्हारे सामने जो तुम बोलोगे वो फ्री कर दूंगा, जाओ आज चैलेंज कर रहा हूं, जो आप बोलोगे वो फ्री कर दूंगा, जाओ। क्या चाहते हैं? किस विषय को आप फ्री चाहते हैं? देखिए जो आप मेजोरिटी में बोलेंगे उसको फ्री कर दूंगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं फ्री। क्या चाहते हैं मुझसे फ्री? देखिएगा, मेंस का पार्ट चाहते हैं, प्री का पार्ट चाहते हैं, बताओ। मेंटरशिप की फीस कम कर दीजिएगा, ठीक है कम कर देंगे। और बताओ, GS4, 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 GS4। अच्छा ठीक है, SC को तो GS4। अच्छा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो GS4 को फ्री पढ़ना चाहते हैं, बताओ चलो कमेंट करके। ठीक है, हम GS4 को अगर आप चाहते हैं तो इसकी लॉन्चिंग कल करते हैं। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। लो मैंने आपके सामने घोषणा कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके अभी वीडियो को एंड कर दूंगा, बताना कि क्या चाहते हैं फ्री, उसको हम लोग फ्री पढ़ा देंगे। GS4 को अगर पढ़ेंगे तो लगभग मैं 30 क्लासेस या 25 क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहां पर GS4 को लेकर आपकी पूरी फिल्म बन जाएगी। बताओ यस और नो, बताओ कमेंट करके। लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि आपको पर डे क्लास में लाइव आना पड़ेगा। जो लाइव नहीं आएगा उसको क्लास नहीं मिलेगी। मैं फ्री 20 से 25 क्लास GS4 की दे सकता हूं, देख लीजिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि GS4 की क्लासेस 20 से 25 क्लासेस, जो एक सिस्टमेटिक समझने के लिए, व्यापक तरीके से पढ़ने के लिए, आपने मुझे एथिक्स के बारे में देखा होगा, मैंने आपके सामने कैसे बात की है, क्या चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, वहां पर अगर आप चाहते हैं, यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चाहते हैं GS4, बताइए यस और नो, बताओ कमेंट करके। हम कल से ही चीजें लॉन्च कर देंगे, उसके बाद अगले मंडे से स्टार्ट कर देंगे एवरीडे 20 दिन आने के लिए। 30 क्लासेस में मान के चले 80% पार्ट हो जाएगा बेटा। 20% जो केस स्टडी का पार्ट होता है वो लेटेस्ट की घटनाओं से होता है। तैयार है बताओ? अगर आप फ्री के लिए भी अगर चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मैं पढ़ा सकता हूं फ्री, लेकिन तुम्हें पर डे ऑन टाइम आके चीजों को लाइव सब्सक्राइब ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, देख लीजिएगा। GS4 स्टार्ट किए थे हम लोग, लेकिन एक दो क्लास किया है आपने देखा होगा। अब उसको कंप्लीटली पर डे क्लास लेकर, उससे क्या हुआ, प्रॉपर वे में, जैसे हम मोटी मोटी फीस देकर पढ़ते हैं वैसे हम फ्री में वहां पढ़ लेंगे, देखिएगा। चलिएगा, आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं ऑफ कर लेते हैं। सुबह मिलेंगे 7:30 बजे, एनसीईआरटी क्लास में मिलेंगे। कल हम एक घोषणा करते हैं, अगर आप यहाँ पे वीडियो के बाद, अभी मैं यहाँ पर क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, फिर वीडियो के बाद आप कमेंट करना कि सर आप मुझसे GS4 चाहते हैं, GS3 चाहते हैं, GS1 चाहते हैं, या इसके अलावा कुछ और चाहते हैं। जिसके बाद जो कमेंट हो गए उसकी कल हम लॉन्चिंग कर लेंगे। उसको फिर हम मंडे से कंटिन्यू, एक दिन कोई छुट्टी नहीं, कमिटमेंट लिख लीजिए, कंटिन्यू हम जब तक 20 से 25 30 क्लास नहीं ले लेंगे जहां से उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक उसको बंद नहीं करेंगे। सही रहेगा ना, बताओ कमेंट करके, ये बोलो यस और नो। सही रहेगा ना, बताओ कमेंट करके। सही रहेगा ना, बताओ। ठीक है, हम डेली लाइव आऊंगा मैं, तुमको डेली लाइव आना पड़ेगा फिर। ठीक है, कल हम जितने भी तुम कमेंट करेंगे, जिसके विषय में कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, उसको कल हम लॉन्चिंग कर देंगे शाम को 9:30 बजे। फिर मंडे से उसके विषय में कंटिन्यू टाइमिंग डिनोट कर देंगे, उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। कैसी लगी क्लास आज की, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।